तो जब हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो यूँ समझे कि हम ये देखेंगे कि इसमें केमिकल्स किस तरह से मूव कर रहे हैं और केमिकल्स की मूवमेंट क्या होती है। केमिकल्स जब रिएक्शन होते हैं और उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो ये समझो कि केमिकल्स की मूवमेंट है। यानी केमिकल्स काइनेटिक्स से मुराद ये होगा कि किस रफ्तार से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो हम केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर कवर्ड इन केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम कौन कौन सी बातें रिएक्शंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि डेफिनेशन में बताई, कि हम रेट ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा रेट्स के मुतालिक कुछ कवानीन होते हैं जिनको रेट लॉज कहा जाता है, हम उनको डिस्कस करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन पर मुख्तलिफ फैक्टर्स का जो इफ़ेक्ट होता है, जिसमें कंसनट्रेशन आ जाती है, टेम्परेचर आ जाता है, प्रेशर, कैटलिस्ट वगैरह, उनके इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। ये इन तमाम स्टडीज़ का ताल्लुक भी केमिकल काइनेटिक्स से होगा। और एट द एंड जब हम इन तमाम फैक्टर्स को स्टडी कर लेते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, तो हम जान लेते हैं कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या होगा, यानी उसने किस तरीके से प्रोसीड करना है। हम केमिकल काइनेटिक्स यानी रेट ऑफ रिएक्शंस और उन मुख्तलिफ फैक्टर्स की स्टडी से रिएक्शंस के रिएक्ट करने के तरीक़ाकार को समझने के काबिल हो जाते हैं। तो इस तरह हमें ये पता चल जाता है काइनेटिक्स से कि कोई केमिकल रिएक्शन किस सीक्वेंस में या किस तरीक़ाकार से प्रोसीड कर रहा है। तो ये इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की, जो कि तमाम केमिस्ट्री की फील्ड्स पर अप्लाई होती है, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, और फिज़िकल केमिस्ट्री इसकी बेसिस है, जो कि इसके बारे में तमाम थ्योरेटिकल बेसिस फ्राहम करती है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ टर्म्स और मुख्तलिफ मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स और उनकी डेरिवेशंस वो स्टडी करेंगे। तो आपके सिलेबस में केमिकल काइनेटिक्स के कुछ बेसिक टॉपिक्स शामिल किए गए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ टर्म्स। तो सबसे पहले हमने, जैसा कि अभी डेफिनेशन में जो लफ्ज़ यूज़ किया रेट ऑफ रिएक्शन का, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। रेट का लफ्ज़ी मतलब होता है यूँ समझे कि चेंज, किसी एक फैक्टर की चेंज विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फैक्टर। जैसे डिस्टेंस की चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बन जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बन जाता है, जिसको हम स्पीड का नाम देते हैं। इसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा हो टाइम के लिहाज से, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बन जाता है और उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। सिमिलरली अगर रिएक्शन में कंसंट्रेशंस चेंज हो रही हों रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की, तो टाइम के लिहाज से कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई, जब हम इनको स्टडी करते हैं तो हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इन जनरली हम कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशंस ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मे बी कॉल्ड एज केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया। रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिएक्टेंट्स के लिहाज से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और प्रोडक्ट के लिहाज से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। फ़र्क ये होगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम गुजरना है उनमें कमी आएगी, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम पास करेगा उनकी कंसंट्रेशन में इजाफा होगा। तो इसलिए जब हम रेट ऑफ रिएक्टेंट्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें साइन नेगेटिव आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन विद पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ कर रही है। जबकि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे तो उनके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशंस विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ कर रही होगी। तो यहाँ पर एक रिएक्शन की एग्जांपल दी गई है, जैसे कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अगर
फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में कन्वर्ट होता है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम जनरली डिस्क्राइब करते हैं dx/dt, जिसमें x क्या है, x है चेंज इन कंसंट्रेशन। अब अगर ये रिएक्टेंट के लिहाज से हम डिस्कस करेंगे तो साथ में साइन नेगेटिव लगा देंगे, और प्रोडक्ट के लिहाज से करेंगे तो इसके साथ साइन पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है रेट ऑफ रिएक्शन की, जो हमने ये इक्वेशन डिस्कस की, इसमें न्यूमरेटर में कंसंट्रेशंस की वैल्यूज़ हैं और डिनोमिनेटर में टाइम की वैल्यू है। तो इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या बनेगी, कंसंट्रेशन की यूनिट को टाइम पर की यूनिट पे डिवाइड करेंगे। तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है इन तमाम सब्सटेंसेस की अगर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करें, जैसे कि हमें केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में एक्सप्रेस किया था, तो कंसंट्रेशंस की नॉर्मल जो हम यूनिट डिस्क्राइब करते हैं वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में डिस्क्राइब करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डायमेंशन बनती है कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसकी यूनिट बनेगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन की पर सेकंड। हाँ, अगर ये भी हो सकता है कि कंसंट्रेशन को इन टर्म ऑफ प्रेशर एक्सप्रेस किया जाए, जैसा कि गैसेस के लिए होता है। तो गैसेस की कंसंट्रेशंस को मोल पर डेसीमीटर क्यूब की बजाय हम प्रेशर से उनकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, तो उस सूरत में रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बन जाएगी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स देखें कि हमने किसी केमिकल रिएक्शन को, जैसे अभी हमने कहा कि ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के लिहाज से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है और प्रोडक्ट के लिहाज से भी। तो अगर हमारे पास एक कोई रिएक्शन हो तो उसमें अगर हम उस किसी रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट करें कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान, तो उसका ग्राफ कुछ इस किस्म का बनेगा। अगर हम इसको कंसंट्रेशन मान लें रिएक्टेंट की, तो हम देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कंसंट्रेशन फॉल कर रही है। और अगर इधर से हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को फॉल करें, अगर हम इसके ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अप्लाई करें, तो ये ग्राफ कुछ इस किस्म का बनेगा, यानी ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। तो रिएक्टेंट के लिहाज से कंसंट्रेशन फॉल करती है, और यहाँ पर जो रिएक्शन ग्राफ में कंसंट्रेशन दिखाई गई है कर्व की शक्ल में, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट ही की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर ये दिखाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये क्यों डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस डिक्रीज करती जाती हैं जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो क्योंकि रिएक्टेंट्स ने कंज्यूम होना होता है, इसलिए रेट जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज करेंगी वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करता जाएगा। अब इस चीज़ को हमने एक्सप्रेस करना है, कैसे करना है, तो फ़र्ज़ करें ये एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट्स शो किए गए हैं और पी और क्यू प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम ए के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन डिस्क्राइब करें तो यहाँ पर साइन नेगेटिव आएगा। हम कहेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद नेगेटिव साइन इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली अगर हम बी के लिहाज से रिप्रेजेंट करें तब भी चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू change in concentration of B with respect to time is called rate of reaction with respect to substance B। और अगर हम P और Q के लिहाज से करें तो हम इनके change in concentrations of respective substance with respect to time with positive sign, ये rate of reaction कहलाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो ये देखें dx/dt, ये यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन था जो कि जनरल एक्सप्रेशन है। और अगर हम इसको मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के लिहाज से, इस रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के लिहाज से डिस्क्राइब करें, तो हम यहाँ पर जो सी का वर्ड यूज़ किया गया है वो कंसंट्रेशन के लिए यूज़ किया गया है। तो हम देखते हैं कि नेगेटिव साइन लगा है कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ, तो ये है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पर है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इनमें से किसी एक सब्सटेंस को चुन लें, उसकी कंसंट्रेशन में टाइम के लिहाज से चेंज को स्टडी करें, तो वो ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि तमाम सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशंस को बैक वक्त एक्सप्रेस किया जाए। किसी एक सब्सटेंस जिसकी कंसंट्रेशन मेजरेबल है, जिसकी कंसंट्रेशन को इजीली चेक किया जा सकता है,
उसी की कंसंट्रेशन को टाइम के लिहाज से चेक करके हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये तो है एक ऐसा सिंपल रिएक्शन जिसमें तमाम सब्सटेंसेस के नंबर ऑफ मोल्स यूनिटी हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स यूनिटी ना हो, जैसा कि मोस्टली रिएक्शन में होता है, तो फिर हमारे पास एक जनरल रिएक्शन इस किस्म का आ जाएगा जिसमें हर सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे से डिफरेंट है। इस सूरत में रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करना है, यानी इसी इक्वेशन को कैसे लिखना है, इस तरीके से। अब इसमें एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पुट किया कि ये नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डिनोमिनेटर में क्यों चले गए। तो उसके लिए, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसको देखें कि एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस की गई है, और जब इस इक्वेशन को बैलेंस किया गया तो हाइड्रोजन के साथ 3 मोल्स आ गए और नाइट्रोजन के साथ, अमोनिया के साथ 2 मोल्स आ गए। अब आप मान लें कि हाइड्रोजन जो है वो सब्सटेंस ए है, नाइट्रोजन सब्सटेंस बी है, और प्रोडक्ट जो अमोनिया है वो सब्सटेंस पी है, और इसमें चूंकि एक ही प्रोडक्ट है तो क्यू को हमने छोड़ दिया, सिर्फ पी को ले लिया। अब देखें टाइम 0 पर जो हाइड्रोजन है उसके नंबर ऑफ मोल्स लिए गए ए मोल और नाइट्रोजन के बी मोल्स। इस स्टेज पर टाइम चूंकि अभी 0 है, यानी कि अभी बिल्कुल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो इस वक्त सिर्फ यही क्वांटिटीज़ होंगी सब्सटेंसेस की, जबकि प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं होगी क्योंकि वो भी बना ही नहीं, वो तो इनके रिएक्शन से बनना है, तो उसकी क्वांटिटी उस वक्त 0 होगी, 0 मोल होगी। और अगर इस सारे मिक्सचर का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है तो ये इनकी कंसंट्रेशन, ना सिर्फ इनके नंबर ऑफ मोल्स को एक्सप्रेस करेंगे ये चीज़ें, बल्कि ये इनकी कंसंट्रेशन को भी एक्सप्रेस करेंगी। तो ये समझे ए मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन हो गई हाइड्रोजन की व्हेन टाइम इज एट इनिशियल स्टेज। सिमिलरली बी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन हो गई नाइट्रोजन की एट इनिशियल स्टेज। अब जब कोई टाइम कुछ गुजर गया, कोई भी टाइम टी आ गया, यानी कुछ ना कुछ रिएक्शन ने प्रोसीड कर दिया किसी टाइम के लिए, ये 5 मिनट हो सकते हैं, 10 मिनट हो सकते हैं, कुछ सेकंड्स हो सकते हैं, जो भी टाइम है, जब जितना भी टाइम प्रोसीड करेगा प्रोडक्ट्स की कुछ ना कुछ अमाउंट बनेगी और वो प्रोडक्ट की अमाउंट टाइम गुजरने के साथ साथ चेंज होती जाएगी। हम कोई टाइम इसमें से स्पेसिफाई कर लेते हैं कि कोई भी टाइम टी ले लिया, टी की वैल्यू यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं ज़हन में तसव्वुर के तौर पे। तो यहाँ पर जब एक ख़ास टाइम गुजर गया, उस वक्त मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की कितने कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे और कितने कितने मोल्स कंज्यूम होंगे, वो हम अंदाज़ा इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को सामने रखकर लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे सिंपल हमें सहूलत रहेगी अगर हम नाइट्रोजन के लिहाज से देखें। तो चूँकि नाइट्रोजन का अगर 1 मोल कंज्यूम होता है तो प्रोडक्ट यानी अमोनिया के 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं, और एक रिएक्टेंट हाइड्रोजन उसके 3 मोल कंज्यूम होते हैं। तो अगर फर्ज करें इसके x मोल कंज्यूम हो रहे हैं टाइम t में, नाइट्रोजन के x मोल कंज्यूम हो रहे हैं, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के कितने रह जाएंगे, b इनिशियल थे और x कंज्यूम हो गया तो b माइनस x रह जाएंगे। अब अगर नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम होता है तो अमोनिया के 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं, जबकि यहां पर हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन का x मोल कंज्यूम हुआ है, तो इसी लिहाज से 1:2 की रेशो है, तो नाइट्रोजन अमोनिया के कितने मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे, 2x मोल्स। तो अमोनिया की कंसंट्रेशन इस टाइम t पर टोटल कंसंट्रेशन हो जाएगी 0 जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी प्लस 2x। अच्छा, अगर नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम होता है तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स कंज्यूम होंगे, 3 मोल्स। अब हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन के x मोल कंज्यूम हुए हैं, तो हाइड्रोजन के कितने मोल कंज्यूम हो जाएंगे, 3x, और रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स क्या बच जाएंगे, a इनिशियल थे माइनस जो कंज्यूम हो गए 3x, डिफरेंस लेंगे तो ये a के इनिशियल नंबर, a के नंबर ऑफ मोल्स, या यहाँ पर अगर वॉल्यूम हमने 1 डेसीमीटर क्यूब ले रखा है तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ए या हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि ये ए की कंसंट्रेशन है टाइम टी पर ए माइनस 3x। इस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन एट टाइम टी ये इक्वल होगी ए माइनस 3x। अब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि वेरी कर रहा है, तो हम यहाँ पर करेंगे
change in concentration of A dA over dt is equal to d small a over dt माइनस 3 कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएशन से बाहर ले लिया, 3 इंटू डी एक्स ओवर डी टी। अब यहाँ पर देखें ये जो डी ए है असल में ए एक कांस्टेंट है, उसकी वजह ये है कि ये कंसंट्रेशन जितनी ले ली गई थी रिएक्शन के दौरान उतनी ही रहनी है, इसको हम दोबारा चेंज नहीं करें, पूरे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कोर्स ऑफ रिएक्शन के दौरान ये कांस्टेंट ही रहनी है। इसी तरह बी की इनिशियल कंसंट्रेशन जो नाइट्रोजन की इनिशियल कंसंट्रेशन बी ली गई थी वो भी पूरे कोर्स ऑफ रिएक्शन के दौरान इतनी रहनी है, तो ये कांस्टेंट्स हैं ए और बी, लिहाजा कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो आ जाता है, तो इसलिए ये डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा। बाकी इक्वेशन ये बन जाएगी डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो माइनस 3 इंटू डी एक्स ओवर डी टी। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो डी एक्स ओवर डी टी इसको इस साइड पर रहने देते हैं, ये 3 को दूसरी साइड पे ले गए 1/3 हो जाएगा, और माइनस साइन इस साइड से इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो माइनस 1/3 डी ए ओवर डी टी। तो ये था यानी हाइड्रोजन के या ए सब्सटेंस के इस रिएक्शन में 3 नंबर ऑफ मोल्स, तो वो यहाँ पर अपीयर हुए। अगर सपोज के यहाँ पर ए 3 ना होते, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स ए नंबर ऑफ मोल्स होते, तो ये यहाँ पर 1/a होता। अगर क्यू नंबर ऑफ मोल्स होते तो यहाँ पर 1/q होता। तो मतलब ये कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर होंगे वो इधर डिनोमिनेटर में अपीयर होंगे जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट ए। इसी तरह अगर ए को हटाएं यहाँ पर बी को लिखें तो हम यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेने पड़ेंगे और यहाँ पर भी साइन नेगेटिव आएगा। और अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स की जो टाइम टी पर कंसंट्रेशन टोटल कंसंट्रेशन बनेगी वो बनेगी 0 + 2x। तो यहाँ पर ए को हटाएं, इसकी जगह पर पी ले लें तो पी की कंसंट्रेशन कितनी बन जाएगी 0 + 2x। और इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी ओवर डी टी शुड बी इक्वल टू d0 ओवर डी टी प्लस 2 dx ओवर डी टी। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर साइन पॉजिटिव आया है और यहाँ पर 0 आ गया, तो ये डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा, 0 भी एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशियल भी 0 आ जाएगा, तो dp ओवर dt इक्वल हो जाएगा प्लस साइन के साथ 2 dx ओवर dt। और जब हम dx ओवर dt की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, लेकिन यहाँ पर साइन नेगेटिव नहीं आएगा प्रोडक्ट के लिए, तो क्योंकि यहाँ पर 0 प्लस हो गया, इस वजह से प्रोडक्ट की जितने भी कंसंट्रेशंस होंगी उनके साथ साइन पॉजिटिव रहेगा और जो उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। तो इस तरह से हम डिफरेंट सब्सटेंसेस के रेट के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन को dx ओवर dt को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स को, हर सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को डिनोमिनेटर में लेना पड़ता है और रिएक्टेंट के लिए साथ में नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ता है, जबकि प्रोडक्ट के लिए हमें नेगेटिव साइन नहीं लगाना पड़ता, वहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ ही हम लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर जो इक्वेशन थी इसमें ए नंबर ऑफ मोल्स थे तो यहाँ पर 1/a लिया, साथ में साइन नेगेटिव भी लगाया, ये ए के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू बन गई यानी dx ओवर dt की। इसी तरह बी के लिहाज से अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, बी की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करें तो हम ये वैल्यू लिखेंगे। और पी और क्यू प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिहाज से हम रेट ऑफ रिएक्शन को यानी dx ओवर dt को इस तरह से लिख सकते हैं। ये है रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिहाज से एक्सप्रेस करने का तरीका। 2 टाइप्स होती हैं, पहली टाइप है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर कंसंट्रेशन में आने वाली चेंज को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर देखें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 स्पेसिफिक इंटरवल स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स। तो जैसे कि फ़र्ज़ करें आपने 2 मिनट पर कंसंट्रेशन चेक की और उसके बाद आपने 30 मिनट्स पर कंसंट्रेशन चेक की, तो 2 से 30 के दरमियान कितना कंसंट्रेशन चेंज हुई। अब आप टाइम नोट कर लेंगे, टाइम हो जाएगा 28 मिनट्स और इसमें कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई वो आप मालूम कर लेंगे
और कंसंट्रेशन को 28 मिनट पे डिवाइड कर देंगे तो पर मिनट जो रेट आएगा वो कहलाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसके मुकाबले में दूसरी टाइप है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, सपोज आपने 2 मिनट से स्टार्ट किया और 30 मिनट तक गए, तो आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली 18 सेकेंड पर 18 मिनट्स जब हुए थे तो उस वक्त रिएक्शन किस स्पीड से प्रोसीड कर रहा था, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं, द रेट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट। अब इन दोनों रेट्स की मेजरमेंट कैसे की जाती है, तो इसके लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं किसी रिएक्शन का मुख्तलिफ टाइम पर कंसंट्रेशन को चेक करके, और फिर टाइम को अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लॉट कर देते हैं, कंसंट्रेशन को अलॉन्ग वाई एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं, और इस तरह हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है। तो ये किसी भी सब्सटेंस के ज़रिए ये ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसकी कंसंट्रेशन इजीली मेजर की जा सकती है। उसके बाद अब हम, जैसा कि हमने कहा कि हम एक ख़ास इंटरवल के अंदर एक स्पेसिफिक इंटरवल है, उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। यहाँ पर जैसे कि 0 से A मेंशन किया गया और ये A समझ लें कि 30 मिनट्स हैं, तो समझ लें कि यहाँ पर जो डेल्टा टी रिप्रेजेंट कर रहा है ये 30 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह अलॉन्ग अलॉन्ग वाई एक्सिस ये 0 से लेकर जहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू गई है, इस पॉइंट को अब B मान लें, तो यहाँ तक जो कंसंट्रेशन में चेंज आई है वो डेल्टा एक्स आई है। तो डेल्टा एक्स को डेल्टा टी पर डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। और ये इस कर्व के जो स्ट्रेट लाइन ड्रा की गई है, इसमें यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रही है OAB, इस पॉइंट को आप B कंसिडर कर लें, तो OAB ट्राइंगल के अंदर जो टेंजेंट थीटा है उसके इक्वल होगी, यानी OB ओवर OA, और ये होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, टोटल कंसंट्रेशन चेंज को स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर डेल्टा टी से मेंशन किया गया है, तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। इसको OB ओवर A कह लें, या OB को हम डेल्टा एक्स के इक्वल मान रहे हैं और OA को डेल्टा टी के इक्वल मान रहे हैं, तो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी कह लें, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। इसके मुकाबले में सपोज अगर हम चाहते हैं कि इस स्पेसिफिक टाइम पर ये तकरीबन इसका हाफ बन जाता है, तो 15 सेकंड पर रिएक्शन किस रेट पर प्रोसीड कर रहा था, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। और ये कैसे मालूम किया जा सकता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप इस पॉइंट पर मालूम करना चाहते हो, तो चूँकि ये स्ट्रेट लाइन ड्रा की हुई है तो यही इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन ये इस पॉइंट पर ये स्ट्रेट लाइन की पोजीशन चेंज हो जाएगी और उस तरह स्लोप भी चेंज हो जाएगा। तो हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करते हैं और उस टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है वो एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx ओवर dt। यहाँ पर dx और dt की वैल्यूज़ स्लोप से मालूम की जाती हैं, स्लोप मालूम करने के लिए मेजर की जाती हैं किसी स्पेसिफिक टाइम पर, तो ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स कौन से हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा कि केमिकल काइनेटिक्स में ना सिर्फ हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करते हैं बल्कि उन तमाम फैक्टर्स को भी डिस्कस करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट की एक ही जैसे माहौल में रिएक्शन हो रहा हो लेकिन रिएक्टेंट की नेचर चेंज हो जाए तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे भी असर पड़ जाता है। उसकी क्या रीजंस हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन एंड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब कंसंट्रेशन और प्रेशर को एक साथ लिया गया है। रीज़न ये है कि नॉर्मली जो सोल्यूशन फेज में रिएक्शंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशंस को तो इस टर्म के ज़रिए एक्सप्रेस किया जाता है, उनकी अमाउंट्स को कंसंट्रेशन के ज़रिए एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन जो गैस फेज में रिएक्शंस होते हैं, और बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो गैस फेज में होते हैं, उनकी अमाउंट्स को कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर के ज़रिए एक्सप्रेस करना ज़्यादा आसान है, तो उनकी कंसंट्रेशन को प्रेशर के ज़रिए एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये दोनों कंसंट्रेशन और प्रेशर असल में अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए
यूज़ की जाती हैं, इसलिए हमने इनको एक साथ लिया। तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया, तो इसको भी हम डिटेल में बताएंगे कि सरफेस एरिया चेंज हो जाने से रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से चेंज होता है। चौथा फैक्टर्स, ये अभी हम उन फैक्टर्स को की एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे असर करते हैं। तो चौथा फैक्टर है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, और किस तरह से इफेक्ट करता है इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज होने से भी रेट ऑफ रिएक्शंस चेंज हो जाते हैं। इससे पहले हमने देखा कि डायरेक्शन, टेम्परेचर के चेंज होने से डायरेक्शन पे क्या असर पड़ता है। अब हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ता है टेम्परेचर के चेंज होने से। तो अब हम देखेंगे कि अब हम आगे चलते हैं और इन फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इसके लिए देखें कि अगर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर केमिकल्स की नेचर चेंज हो जाए तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि फेरस आयंस हैं, उनको हम एसिडिफाइड KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं। तो देखें कि यहाँ पर फेरस आयन है, जबकि बाकी इन्वायरमेंट में MnO4 और हाइड्रोजन आयन, ये आयन्स मौजूद हैं। और ये रिएक्शन लिखा हुआ है इसके ऊपर, एरो के ऊपर, कि ये फास्ट रिएक्शन है, ये काफ़ी स्पीड के साथ प्रोसीड करता है। अब आप देखें कि एक और रिएक्शन है ऑक्सैलेट आयन, वो ऑक्सीडाइज होते हैं इसी एसिडिफाइड KMnO4 की मौजूदगी में। तो KMnO4 से परमैंगनेट आयन ये अलग होते हैं, और हाइड्रोजन आयन आते हैं एसिड से। तो इन दोनों से एक इन्वायरमेंट बनती है। अब ये देखें, यहाँ पर रिएक्टेंट था फेरस आयन और यहाँ पर रिएक्टेंट है दूसरा ऑक्सैलेट आयन। तो ये उन्हीं सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन रिएक्शन की स्पीड स्लो है, जैसा कि इसके एरो पर मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह ये वाज़ेह हो जाता है कि अगर रिएक्टेंट की नेचर चेंज हो जाए, यहाँ पर फेरस आयन है और यहाँ पर ऑक्सैलेट आयन है, तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन पर वाज़ेह तौर पे फ़र्क आ गया। इस तरह तकरीबन तमाम ऐसे रिएक्शंस जिनके हम रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं, हम देखेंगे कि केमिकल्स की नेचर चेंज होने से, रिएक्टेंट की नेचर चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन पे असर पड़ता है। तो हम इससे ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे असर करती है। अब ये जो दूसरा रिएक्शन है, ये भी यूँ समझें कि ये दोनों रिएक्शंस टाइट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं लैब के अंदर, लेकिन जहाँ पर ऑक्सैलेट आयन हो वहाँ पर रिएक्शन इतना स्लो होता है कि हमें टेस्ट ट्यूब को हीट करना पड़ता है ताकि रिएक्शन प्रोसीड करे। जबकि अगर पहले वाला केस हो तो वहाँ पर ये रिएक्शन फौरी हो जाता है और हमें किसी किस्म की एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स नहीं करनी पड़ती। अब स्टूडेंट्स, ज़रा यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों चेंज हो जाता है। तो उसकी रीज़न ये है कि चूँकि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो उस दौरान में एनर्जी चाहिए होती है, और जब बॉन्ड्स बनते हैं उस वक्त एनर्जी रिलीज़ होती है। तो अगर बॉन्ड्स की नेचर चेंज हो जाएगी, टूटने वाले बॉन्ड्स की भी और बनने वाले बॉन्ड्स की भी, तो उससे जो एनर्जी रिलीज़ होनी है और एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है प्रोसेस में, उसमें फ़र्क आ जाएगा, जिसकी वजह से, और वही जो एनर्जी का फ़र्क है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है। तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है जब केमिकल्स की नेचर चेंज होती है। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, हमने एनालिस्ट किया था कि कंसंट्रेशन या प्रेशर, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन पे असर करते हैं। तो इनका क्या असर है वो हम यहाँ पर इस ग्राफ के ज़रिए देख सकते हैं कि जब जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉल कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज हुई, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रही है, और उसके साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज़ करता जा रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ इस तरह से रिलेट करते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात यह है कि रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते हैं और उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करती है।
और जैसे कि यहाँ पर ग्राफ में भी शो किया गया है, फिगर में दिखाया गया है कि टाइम गुजरने के साथ साथ ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाती है और उसके साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि हमने पहले कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, चाहे वो कंसंट्रेशन की टर्म में हो चाहे वो प्रेशर की टर्म में हो। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फॉल करती जाएंगी रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होता जाएगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया क्या है रेट ऑफ रिएक्शन पे। सरफेस एरिया किस चीज़ का? रिएक्टेंट्स का। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन में ये डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शंस कब होते हैं? जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना कोलिजन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो इस वजह से सरफेस एरिया के इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो हमारे सामने एक एग्जांपल है कि अगर लकड़ी का बुरादा हो, जिसको वुड पाउडर हम कह सकते हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ उसको आग लगती है, उसके निस्बत अगर बड़े बड़े टुकड़े हों लकड़ी के तो उनको इतनी तेज़ी के साथ आग नहीं लगती। हम ये कह सकते हैं कि with the passage of with the increase in surface area of the reactant rate of reaction is increased। जैसा कि हमने वुड की एग्जांपल दी, तो देखें कि अगर वुड बल्क में हो, बड़े बड़े टुकड़े हों, तो उनको स्लोली आग लगती है, और उसके निस्बत अगर वुड को पाउडर में कन्वर्ट करके उसको आग लगाई जाए तो उसका रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि इसको हम मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस में या इंडस्ट्रियल प्रोसेस में एनर्जी के हसूल के लिए, जैसे पावर जनरेशन और बॉयलर्स वगैरह में ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाउडर फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है, इसी वजह से उसको ज़्यादा तेज़ी के साथ आग लगती है। और पाउडर फॉर्म में चूँकि क्यों तेज़ी के साथ आग लगती है? क्योंकि सरफेस एरिया फूड का, जो कि इस प्रोसेस में रिएक्टेंट है, वो इंक्रीज़ कर जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है स्टूडेंट्स इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, जिसको हमने देखना है रेट ऑफ रिएक्शन पे इसका क्या असर होता है। तो इससे पहले कि हम इसका इफेक्ट देखें, हमें जान लेना चाहिए कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट हमने इससे पहले भी शायद कहीं जिक्र किया हो और आपने इसका कहीं डेफिनेशन पढ़ी हो, तो हम यहाँ पर इसको रीडिफाइन कर रहे हैं कि आ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग अ केमिकल चेंज। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन के सिर्फ रेट पे असर करे, सिर्फ उसकी स्पीड को चेंज करे, वो कैटलिस्ट कहलाता है, और उसके अंदर खुद से कोई चेंज नहीं आती, केमिकल चेंज नहीं आती। यहाँ पर अहम बात है कि हमने लफ्ज़ केमिकल चेंज यूज़ किया, क्योंकि जो फिज़िकल चेंजेस कैटलिस्ट में भी आ जाती हैं, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप बड़े बड़े पीसीज ले लें किसी कैटलिस्ट के, और बाज़ औक़ात वो जब रिएक्शन ख़त्म होता है तो वो बिल्कुल बारीक पाउडर में चेंज हो चुका होता है, या कैटलिस्ट के कलर्स चेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये फिज़िकल चेंजेस हैं, लेकिन उनकी केमिकल नेचर वही रहती है। तो हम कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं और उसके अपने अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आती। तो हम क्या कहेंगे, कैटलिस्ट का रिएक्शन पे क्या असर होगा कि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज करते हैं। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को समझने के लिए आपके सामने ये एक डायग्राम है। देखें, इस डायग्राम में ग्राफिकली ये शो किया गया है कि रिएक्टेंट एक एनर्जी पे मौजूद है जिसको ER से रिप्रेजेंट किया गया है, और जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उस वक्त इनकी एनर्जी EP से डिनोट की गई है। तो ये समझें कि Y एक्सिस पर एनर्जी की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ER से डिनोट की गई है और प्रोडक्ट की एनर्जी EP से डिनोट की गई है। तो स्टूडेंट्स देखें कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो वो सीधे अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ करते हुए प्रोडक्ट में नहीं चले गए, बल्कि इनिशियली जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ना शुरू हुई, एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंची, और इस मैक्सिमम एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको ET से रिप्रेजेंट किया गया है, उसको कहा जाता है। और इस एनर्जी और रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी, जहाँ से उन्होंने जो उनके अंदर जो रिएक्टेंट पोजेस कर रहे थे अपने अंदर,
इस एनर्जी का डिफरेंस एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। तो यूँ समझे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये है डिफरेंस ऑफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यानी मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं EA, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इक्वल टू ET माइनस ER। ET है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी है मैक्सिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, माइनस ER ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। तो यूँ समझे कि अगर रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो वो सीधे प्रोडक्ट में नहीं जा सकते, बल्कि उनको इस एक तरह से ये पहाड़ है, एक हिल है जिसको अबूर करना है, इस बैरियर को अबूर करना है। तो इसको इस तक पहुंचने में उनको टाइम लगता है। तो अगर कोई ऐसा फैक्टर हो जो इस एनर्जी बैरियर को डिक्रीज़ कर दे तो उससे ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का अमल ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं। और कैटलिस्ट यही काम करता है। कैटलिस्ट क्या करता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज़ कर देता है। यानी यहाँ पर ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इस लेवल पे है, और अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी इस लेवल पे आ जाती है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी डिक्रीज़ कर जाएगी। और जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज़ करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यही काम है एक कैटलिस्ट का। तो एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ पर हमने ग्राफ में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखें कि एक्टिवेशन एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट हैव टू एब्जॉर्ब सो दैट देयर एनर्जी, यानी जिसको हम ER से रिप्रेजेंट करें, बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि जो हाईएस्ट एनर्जी है जहाँ जो इनको अचीव करनी है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो हम एक्टिवेशन एनर्जी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी ET। ये इसी इक्वेशन की एक्सप्लेनेशन है जिसमें हमने EA यहाँ पर उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा, और ये ET है थ्रेशोल्ड एनर्जी, माइनस ER ये क्या है, एनर्जी एक्चुअली पोजेस्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, यानी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अपने अंदर एनर्जी मौजूद थी। तो इस तरह कैटलिस्ट के इस्तेमाल से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर जाता है। इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं इस ग्राफ की मदद से। तो हमने ये देखा कि पहले हमारे पास ये ग्राफ था जिसमें रिएक्टेंट एक थ्रेशोल्ड एनर्जी पे पहुंचते हुए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। तो ये है कैटलिस्ट की गैर मौजूदगी में होने वाला प्रोसेस जो हमने पिछले डायग्राम में डिस्कस किया था। अब अगर हमने इस प्रोसेस में कैटलिस्ट इस्तेमाल किया तो हम देखते हैं कि यहाँ से पर थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉल कर जाती है, यहाँ से यहाँ पर आ जाती है। तो ये जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैटलाइज प्रोसेस को, यानी वही प्रोसेस जिसमें जो पहले हो रहा था उसमें अब कैटलिस्ट शामिल कर दिया गया है। तो कैटलिस्ट शामिल होने से क्या हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी पहले की निस्बत कम हो गई है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होने से एक्टिवेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ कर गई है। एक्टिवेशन एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस, तो ये एनर्जी भी फॉल कर गई है। तो ये है EA जो अनकैटलाइज्ड प्रोसेस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थी, और ये EAP है जो अल्टरनेटिव पाथ में हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिल रही है, यानी जब हमने कैटलिस्ट यूज़ कर लिया। तो ये एक पाथ है जो कि बगैर कैटलिस्ट के रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जिससे गुजर रहे थे, और ये पाथ है जिसमें से रिएक्टेंट कैटलिस्ट की मौजूदगी में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए गुजर रहे हैं। तो हम यहाँ पर वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि कैटलिस्ट क्या असर करता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज़ करते हैं, और इससे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं कैटलिस्ट की मौजूदगी में। जब रास्ता शॉर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट तक पहुँचने का तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन भी स्पीड अप हो जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि इसमें इस प्रोसेस में डेल्टा E में कोई चेंज नहीं आ रही। डेल्टा E है प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो हम ये देखते हैं कि जो नीचे वाली एनर्जीज थी इनमें कोई चेंज नहीं आई, चाहे वो कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, चाहे अनकैटलाइज्ड प्रोसेस में एनर्जी चेंज हो रही है। तो ये डेल्टा E जो है ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये
कैटलाइज प्रोसेस और अनकैटलाइज प्रोसेस में सेम रही है। ताहम फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज लोअर टू द सेम एक्सटेंट एज फॉर द डायरेक्ट रिएक्शन। हैंस the presence of the catalyst in such reaction increases the speed of forward reaction and that of the backward reaction to the same extent. Consequently, the equilibrium is not disturbed. तो ये देखें कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि कैटलाइज्ड रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज नहीं होती और एनर्जी गैप भी चेंज नहीं होता जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी गैप होता है। तो बस इससे कोई फ़र्क अगर आता है कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो ये होता है कि इक्विलिब्रियम जो कि पहले ज़्यादा टाइम में अचीव हो रहा था, अब कैटलिस्ट की मौजूदगी में वो कम टाइम में अचीव हो जाता है और इसका रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है कि टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे इफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज बढ़ जाती हैं और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनके मूवमेंट तेज़ हो जाएंगी और उनके चांसेस ऑफ कोलिजन वो भी बढ़ेंगे। तो चूँकि जो रिएक्शन है वो मॉलिक्यूलर कोलिजन पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा स्पीडी कोलिजन होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूलर कोलिजन इंक्रीज़ करता है और इससे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट बिकम्स डबल और सम टाइम ट्रेबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो ये एक जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें KT ये समझ लें कि स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट है एट एनी गिवन टेम्परेचर, और अगर हम उसमें और ये जो KT + 10 है ये समझें इस टेम्परेचर में अगर 10 डिग्री का इजाफा किया है उस वक्त का रेट कांस्टेंट है। तो जब हम इनकी रेशो लेते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 के इक्वल आती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हर 10 डिग्री के इजाफे के साथ या डबल हो जाता है या 3 गुना उसमें इजाफा हो जाता है। ये एक यानी रफ एस्टिमेशन है टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को रेट ऑफ रिएक्शन के साथ एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये जो रेट कांस्टेंट है ये समझ लें कि इनका ताल्लुक रेट ऑफ रिएक्शन के साथ होता है। तो जब हम इनकी रेशो लेते हैं एक ख़ास टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट और फिर जब उसमें 10 डिग्री इजाफा कर दिया गया हो उस वक्त का रेट कांस्टेंट, तो हम इनकी रेशो चेक करते हैं कि तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं कि इनकी रेशो 2 या 3 के बराबर आती है, जिसकी वजह से हम ये कंक्लूड करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल या 3 गुना बढ़ जाता है 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर से।